हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने वर्ब, ठीक है, कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं, है ना? इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपको क्या लगता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट इसमें? अरे ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? वर्ब इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि वर्ब से मैन वर्ब बनेगी, वर्ब से मैन वर्ब बनेगी। तो पंगा ये है कि वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब एग्जैक्ट तो नॉर्मली तो आपको सबको पता है कि ये ऐसे ऐसे करते हैं तो वर्ब हो जाती है ना, लेकिन एग्जैक्ट किस वर्ड को वर्ब कहा जाए, ठीक है, सीखने की कोशिश करते हैं, पता होगा आपको। तो वर्ब है वो उस वर्ड को कहा जाए जो किसी न किसी एक्शन, एक्शन तो जानते हैं ना, क्रिया, जैसे थप्पड़ मारना, है ना? हाँ गुड, अच्छी क्रिया ना? नहीं अच्छी नहीं है। तो कोई एक्शन है उसको डिनोट करता है, चाहे वो एक्शन है वो किसी के द्वारा की जा रही है या कुछ एक्शंस ऐसी होती हैं जो कि अपने आप होती हैं, जैसे बारिश होना, है ना? कोई बारिश करता थोड़ी है, हाँ कहते हैं कि भगवान करता है लेकिन देखा नहीं किसी ने। तो ऐसी चीजें जो या तो होती हैं या की जाती हैं, ऐसी जो है जिस वर्ड में सिचुएशन होती है उसको क्या कह देते हैं हम? वर्ब कह देते हैं। इसी सा एक 2 एग्जांपल लेते हैं कि वर्ब किसको कहें, है ना? तो एक तो वर्ड है राइट, ठीक है, और एक वर्ड है लेटर। ये 2 वर्ड है, ठीक है, राइट है ना, लेटर, 2 वर्ड लिए आपने, ठीक है। आपको अपना अद्भुत दिमाग लगा के ये पता करना है कि इन दोनों में से किसको आप क्या कहेंगे ना, वर्ब किसको कहेंगे। फिर मैं ये भी पूछूं क्यों, वर्ब कौन सा होगा? कुछ शाबाश, अरे तुम सभी ज्ञानी हो, अच्छे से पता है, इंग्लिश जानते हो, मैं मानता हूँ होशियार हो, है ना? तुम्हारे लेवल से प्रश्न थोड़ा हल्का है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो नॉलेज आपको है उसको रिफ्रेश करने की, है ना? तो आप किसको कहेंगे? हाँ गुड, शाबाश, सभी बच्चे होशियार हैं, राइट, है ना? तो राइट क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब इस बेचारे के बारे में, लेटर के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, वर्ब है कि नहीं है? नहीं है ना? गुड, शाबाश। यहां से असली परीक्षा शुरू होती है तुम्हारी। अब आप ये बताओ कि लेटर है वो वर्ब नहीं है, क्यों? एंड राइट है वो वर्ब आपने कहा है, तो क्यों? इट इज वर्ब एंड इट इज नॉट अ वर्ब। तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये तो वर्ब है, इस वर्ड को आपने वर्ब कहा है और इसको वर्ब नहीं कहा है। तो आपको ये प्रूफ करना है, बताइए कौन कहेगा? नहीं, ऐसे नहीं। तो देखिए, जो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि फंक्शन। क्या होना चाहिए? फंक्शन। कोई भी वर्ड है वो कोई ना एक्शन का फंक्शन करे, कोई क्रिया करे या हो, तब तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्ब कहा जाएगा। अब देखो, आपने सीधी सीधी समझने की कोशिश करो बात में। राइट, राइट में कोई काम हो रहा है, हो रहा है, इसमें कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, है ना? तो इसका मेन जो मोटो है वो यही है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसी को वर्ब कहेंगे। वर्ब में कोई ना कोई काम होगा या किया जाएगा। क्लियर है? जो नहीं हो रहा है इसका मतलब वो वर्ब नहीं है क्या वो बाद में देखेंगे, ठीक है? तो ये वर्ब है, इसका बता देता हूं, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। काम नहीं हो रहा ना, लेकिन किसी चीज का नाम है। कल परसों आपने सीखा था ना कि कोई चीज है इसको नाम है, नाम अपना दे रहे हो तो किन के कहते हैं अपन? या क्या है? नाउन। तो ये एक नाउन है और ये एक वर्ब। क्लियर है? तो वर्ब का तो पता चल गया कि इसमें क्या होगी, कोई ना कोई एक्शन होगी, ठीक है? अब हमें क्या सीखनी है? वर्ब का तो पता चल गया ना, हमें सीखनी है मैन वर्ब। तो ये क्या फंडा है? चलो कहानी सुनाओ खाना, है ना? हाँ बहुत खुश रहो। धर्म को ना नहीं उम्र में कहानी सुनो, कहानी सुनने की उम्र है इधर ही 5-10 साल में कहानी सुनाना नहीं हो जाएगी,
बस 1 साल और निकल जाना है, फिर कहानी सुनाओ। हाँ, कोशिश करके। अब देखो, एक क्रिकेट की टीम है ना? सबको पसंद है ना क्रिकेट? तो कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर है। क्लियर? शाबाश। कैप्टन 1, टोटल कितने हो गए? गुड, शाबाश। मतलब अवार्ड देना चाहिए इस पर। मोदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे तो तेरे को एक अवार्ड भेजे, वो भी घर पे बाकायदा बाइज्जत, है ना? तेरे को एक अवार्ड दिया जाए। तो क्रिकेट में 12 प्लेयर हो गए, बर्बाद करेगा इंडिया को। चलो ठीक है, शाबाश। कोई अब इससे थ्योरी क्या निकली? आप सभी को पता है कि टोटल प्लेयर 11 होते हैं। 11 प्लेयर में से ही एक को क्या बनाया जाता है? कैप्टन बनाया जाता है। ठीक है, गुड। अब देखो कि उसकी थ्योरी यहाँ पे लगानी है। ये कहानी आपको सुनाने के लिए नहीं सुनाई गई थी, एंटरटेन करने के लिए नहीं सुनाई गई थी। इसकी थ्योरी इससे रिलेट करनी है आपको। 11 सारे के सारे क्या होते हैं? प्लेयर होते हैं। उन प्लेयर्स में से एक को क्या बनाया जाता है? कैप्टन बनाया जाता है। ठीक है, वही थ्योरी यहाँ यूज करनी है। वर्ब में से ही इस एक क्या चूज की जाती है? मैन। ठीक है, वर्ब में से ही एक क्या चूज कर ली जाती है? मैन को चूज कर। क्लियर? इसका सीधा सा मतलब है, जैसे टीम का कप्तान बनने के लिए क्या होना चाहिए? खिलाड़ी होना चाहिए, है ना? 12 से तो उठा के कौन बनाओ ना कप्तान, वो भी तो प्लेयर में से होता है ना। तो मैन वर्ब भी क्या होती है? एक वर्ब होती है। वर्ब में से ही एक वर्ब को चूज करके क्या बना दिया जाता है? मैन वर्ब बना दिया जाता है। क्लियर? क्लियर है क्या? पीछे चलो। तो अब वही पंगा, एक नया पर्सन खड़ा हो गया। किस वर्ब को मैन वर्ब चूज किया जाए? किस वर्ब को मैन वर्ब चूज किया जाए? ठीक है, तो आप में से कोई कोशिश करेगा कि किस वर्ब को मैन वर्ब चूज किया जाए। इसमें से कोई सहायता देगा? आपको क्या लगता है? आपने जितने यहां तक पढ़ा है ना, अपने दिमाग का प्रयोग किया शानदार वाला, है ना? तो उस प्रयोग से ये बताइए कि किस वर्ब को हम मैन वर्ब चूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूं कि जितना आपने पढ़ा वही उत्तर है इसका। अभी तक जितना पढ़ा ना, उत्तर उसी पार्ट में से आएगा कि किसको आप मैन वर्ब चूज करते हैं। शाबाश, बताइए। चलो कोई देखो ध्यान से, ये क्या है? हाँ, बढ़िया दुल्लो। मैं छोड़ देंगी, उदाहरण के लिए बताया, दुल्लो बना दिया दे रहे। ये सब्जेक्ट है ना? अब ये जो सब्जेक्ट है आपको बताया गया था कि ये ही सेंटेंस का हेड है। सेंटेंस का हेड कौन है? ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। कोशिश, शाबाश। हाँ, गुड, शाबाश। देखो कि हेड कौन है? सब्जेक्ट है। ठीक है, बस यही आपका आंसर निकलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो भी एक्शन करेगा, है ना, इसके द्वारा जो एक्शन कंप्लीट की जाएगी वो आपके सेंटेंस की क्या बन जाएगी? मैन वर्ब। सीधा सिंपल सा बात है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन कंप्लीट की जाएगी वो उस सेंटेंस की क्या कहलाएगी? मैन वर्ब कहलाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो, राष्ट्रभाषा का सम्मान करो। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और उस उदाहरण में से आप चूज करके बताओ कि मैन वर्ब कौन सी है और वर्ब कौन सी रह जाएगी। ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण है कि क्या नाम तेरा? हाँ, चलो कुछ भी मान लो। सरिता है, फल लाने के लिए बाजार गई। सरिता फल लाने के लिए बाजार गई। ध्यान से एक बार इसको कोडिंग करो माइंड में।
एक एक वर्ड कोड करो इसको। सरिता फल लाने के लिए बाजार गई। हिंदी में है ना, हिंदी तो समझ में आ रही ना। हाँ, एग्जाम्पल हिंदी में इसलिए दिया जाता है ताकि जल्दी से वो माइंड को एक्टिव कर दे। अब इसमें वर्ब निकालो। अभी आपने राइट का एग्जाम्पल लिया था ना, वैसे ही इसमें कितनी वर्ब, ऐसे शब्द को कितने हैं जिनको वर्ब कहा जा सकता है, जल्दी से फटाफट। हाँ, एक तो लाना, गुड शाबाश। एक तो वर्ब हो गई लाना, क्या हो गई है? लाना। एक और बताओ जल्दी से, जाना। गुड शाबाश। एक हो गई जाना। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, शाबाश। क्लियर है ना? अब इंटेलिजेंसी का अब जेब होगा। अब आप ये बताओ, ये दोनों वर्ब हैं, इनमें से मैन वर्ब किसको बनाऊं? तरीका वो लगाना है, ये वाला। ये तरीका बताएगा कि मैन वर्ब कौन सी होगी। ब्रिंग को बनाया जाए या गो को बनाया जाए? शाबाश, गुड आइडिया। यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, परीक्षा में है। यहाँ आप दिमाग लगा सकते हो, तुक्के भी मार सकते हो एक हद में। क्या कौन से बताओगे? गुड शाबाश, सबका सिलेक्शन होगा ना, बहुत इंटेलिजेंट है। किसको है? गो, है ना? अब इसके आगे का मैं बता देता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये कौन था? सरिता, है ना? तो सरिता ने जाने का काम किया, न कि लाने का। सेंटेंस आपने जो कहा ना, सरिता फल लाने के लिए बाजार गई, है ना? तो सरिता ने जाने का काम किया, न कि लाने का। इसलिए उसने जो एक्शन कंप्लीट की थी वो थी गो, और इसलिए गो क्या बन जाएगी? मैन वर्ब। अब ब्रिंग का क्या है बेटा? तो बच गई ना बच्चे, है ना? ये वर्ब रहेगी, ये वर्ब तो है ना, बस मैन वर्ब नहीं बन पाई, ये वर्ब रहेगी। ठीक है, ये तो ये इसका मैन वर्ब और जो वर्ब है उसका चक्कर होता है कि जितनी वर्ब कितनी भी हो, लेकिन मैन वर्ब बनने के लिए एलिजिबिलिटी, योग्यता ये होती है कि वो सब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट होनी चाहिए। वो जो एक्शन है, एक्शन यानी वो जो क्रिया है वो किसके द्वारा कंप्लीट होनी चाहिए? ये सब्जेक्ट जिसको कंप्लीट करेगा उसको आप क्या कर दोगे? मैन वर्ब। क्लियर है? अगला है कि आपने बना दिया गो को मैन को। अब आप कहेंगे कि जो सर बचपन में है ना, कुछ याद आ रहा है क्या मैन वर्ब के नाम से? है कुछ रटा था क्या बचपन में? मैन वर्ब समथिंग समथिंग, कौन कौन सी चीजें रटी थी बताओ जल्दी से। मैन वर्ब है, मैन वर्ब कौन सी होती है? जिसको कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है जिस एक्शन को कंप्लीट करता है उसको क्या बना देते हैं? मैन वर्ब बना देते हैं। अब यहाँ आप सीखेंगे कि टाइप ऑफ मैन वर्ब कितने हो सकते हैं। ये लड़का खड़े कोई कार्ड रिलीज करता है, अगर कार्ड वो देखना है। तो अपा टेंस पढ़ता है पर हालत बहुत रट्या ठीक है, रट्टे देखो पूरी मैन वर्ब याद आ रहा है। हां मैन वर्ब। चलो देखो एक तरीके को आपका कैसा हां टाइप ऑफ मैन वर्ब। अब मैं आना है दोनों तरीके से बताऊंगा। दोनों तरीके से आपने कौन-कौन सी रहती होंगी एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है कि इन मैन वर्ब को अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या कहते हैं, है ना? तो पहले तो ढंग बता दूं तो आप याद कर रखी है ना। देखो एक तो आप याद कर रखी है फर्स्ट फॉर्म, एक याद कर रखी है सेकंड फॉर्म, है ना? एक आप याद कर रखी है थर्ड फॉर्म, है ना? और एक चौथी कोई ज्यादा याद करना है, एक आप कर रखी है आईएनजी फॉर्म। कौन सी याद कर रखी है? आईएनजी। ये रट रखी है ना, है ना? ये आप बनाई की आपने खुद की सहूलियत के लिए कि हम अपनी सहूलियत से याद कर लें, क्योंकि जो नाम है वो याद करने को दोनों होता है। क्या बनाती? फर्स्ट फॉर्म बनाती, सेकंड फॉर्म बनाती, थर्ड फॉर्म बनाती, तीन तो ये फॉर्म बनाती और एक बनाती आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब इनका ग्रामेटिकल नाम है तो याद करना है अपना। ठीक है ना? तो बेटा फर्स्ट फॉर्म जिसको आप कहते हैं, मैं कहता हूं ये तो सभी कहते हैं, फर्स्ट
इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। दो तैयार रह जाएगी ना। फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं उसको तो कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म जिसको है उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? और थर्ड फॉर्म जो है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है? और आपको याद है, अच्छे से आपने याद कर रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखना है कि जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं उसका ओरिजिनल ग्रामेटिकल नाम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं उसका नाम क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, है ना? और एक फॉर्म बच गई आईएनजी फॉर्म, है ना? उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? ये चार फॉर्म के ग्रामेटिकल नाम याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। ये तो नहीं कहते हैं कंफर्म पूछा जाएगा, लेकिन एक सीधी सिंपल सी बात ये है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और या आईएनजी फॉर्म। इनका ग्रामेटिकल नाम हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि ये दो चीजें जो है कौन सी? एचवी और एमवी। इन एचवी एमवी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब है कि अकॉर्डिंग टू टेंस है, अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो एचवी कौन सी यूज होती है और एमवी है वो कौन सी यूज होती है, उसका हमें चार्ट आपको प्रेजेंट कराएंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको, या तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें चार्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। क्योंकि यहाँ हम इतना जो है वो टाइम हमारे पास है नहीं है उसको ले सकें, और उसका स्टैंडर्ड भी नहीं है क्योंकि 6th 7th क्लास की बात होती है वो, तो इसलिए उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको एक चार्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। एचपी अकॉर्डिंग टू टेंस कौन सी यूज होती है और एमवी कौन सी यूज होती है। फिर उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मींस हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कर्म। अब कर्म किसको कहें या ऑब्जेक्ट किसको कहा जाए? ठीक है? इसका एक सीरियल चेन होती है, ट्रेन होती है, उसको याद कीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये जिस एक्शन को कंप्लीट करेगा या ये कोई एक्शन कंप्लीट करेगा उस एक्शन को सेंटेंस में आप कहेंगे मैन वर्ब। क्या कहेंगे? मैन वर्ब। ये आपने सीख लिया कि कोई भी एक्शन है या काम है ना, वो सब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट होगा, वो उस सेंटेंस की क्या कहलाएगी? मैन वर्ब कहलाएगी। क्लियर? अब इस मैन वर्ब का इफेक्ट या कहें डायरेक्ट इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ही ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? याद रह जाएगा, सब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा, क्रिया की जाएगी, वो क्या कहलाएगी? मैन वर्ब कहलाएगी, और उस मैन वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात। इन तीनों का ये रिलेशन है, कनेक्शन है या चेन है, या इनकी जो चेन बनती है वो किस तरीके से बनती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इफेक्ट का क्या सिस्टम है ना, इफेक्ट कैसे होता है ये तो पता चल गया कि काम कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। जो भी क्रिया होगी वो मैन वर्ब है, और जिस पर इफेक्ट पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट वाला जो सिस्टम है इसको समझने के लिए एक को थप्पड़ खाना पड़ेगा। बताओ कौन खाएगा? हाँ चलो गुड, शाबाश। कितना दानी आदमी है, आपको सामने दिया ना, आपको वही रहना है। हाँ, तो इसका नाम है योगेंद्र, सॉरी विजेंद्र। तो विजेंद्र जी को थप्पड़ पड़ाएंगे, और किसी की मत नहीं, मैं मार रहा हूं। तो क्रिया किसने की? मैंने। तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट। समझने की कोशिश कीजिए, क्रिया
काम क्या किया, थप्पड़ मारने, है ना, प्यार से। तो वो थप्पड़ मारना क्या हो गया, मैन को। क्लियर है? दर्द किसको हुआ, हाँ, तो प्रभाव किसको पड़ा, तो ये जो विजेंद्र जी ये हो गए होते हैं। गुड जॉब। तो सब्जेक्ट काम किया, मैन जो भी क्रिया की, और इफेक्ट जिस पर प्रभाव पड़ा, जैसे विजेंद्र जी के प्रभाव पड़ा तो विजेंद्र जी क्या हो गए, हाँ, ये ऑब्जेक्ट बन गए। क्लियर है? यहां तक बहुत ही सिंपल सा है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको प्रभाव किया है। और फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन रहे, कहीं कुछ याद ना रहे या बन ना पाए, आपके एक टॉपिक आएगा आगे जब आप पढ़ोगे वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह फंडा आएगा, तो उसमें जो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको ऐसा लग रहा है सिंपल सा, बेचारा सा, साधु सा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसी का मेन रोल रहेगा वॉइस में, तो इसको पहचानना बहुत जरूरी हो जाएगा वहां पे वॉइस में जब आप पढ़ोगे। तो ये समझ में नहीं आए तो दो नाम याद रख लो कि क्या और किसको का जो भी आंसर है, क्या और किसको का जो भी आंसर है वही क्या है आपके लिए ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सोहन ने मोहन को 10 रुपए दिए, सोहन ने मोहन को 10 रुपए, क्या किया, 10 दिया, तो 10 रुपए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, मोहन को, तो मोहन भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या और किसको, इन दोनों का आंसर ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब आपको मान लीजिए ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो आप क्या लगाओ, क्या का उत्तर है तो ऑब्जेक्ट है। अब किसको लगाओ, किसको का उत्तर है तो ऑब्जेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ गुड। क्वेश्चन है कि दोनों का उत्तर हो तो क्या हो जाए, दोनों का भी उत्तर हो सकता है, जैसे इसमें है, तो दोनों का उत्तर होगा। वहां आपको उस सेंटेंस को एक नाम देना होगा, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, वो डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इसको हम क्लियर करेंगे, पहले आप ऑब्जेक्ट तक चलिए। ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लोगे आराम से, सीधा सीधा पहचानने की कोशिश करेंगे थ्योरेटिकली, है ना। कैसे, सब्जेक्ट ने काम किया, मैन वर्ब बनी, मैन वर्ब इफेक्ट करेगी, वही क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकली याद करना है विज्ञान से। नहीं है तो फिर ट्रिक लगाओ, कौन सी, क्या, इसको, जो उसका आंसर आएगी वही आपके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब बीच में से कोई क्वेश्चन आया था उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा कि भाई दोनों एक साथ आ जाए तो, ठीक है, तो आपको एक नाम बता दिया, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। यहां लिख रहा हूं, देखिए बीच में डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ यूज हो जाए तो उस सेंटेंस को कहा जाएगा डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कितने हो गए बेटा, दो हो गए। ठीक है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग से नामकरण किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक को तो आप कह देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कह देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरे का नाम आप गेस करो जल्दी से, दूसरे का क्या हो, हाँ गुड, ये नाम तो आपको अच्छे से याद है। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है नरेशन, इंग्लिश का एक टॉपिक है नरेशन। नरेशन में आप इसको सिंपल भाषा में कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जब दो हो जाए, इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रखिए कि यदि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, तब तक उसको ऑब्जेक्ट ही कहा जाएगा। तब तक उसको क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट ही कहा जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तब उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटा जाएगा। याद रह जाएगा ना, एक ऑब्जेक्ट रहता तब तक एक ही है, तब तक ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। लेकिन दो होते ही उनको क्या कर दो, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर दो कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो टाइप आपने याद कर लिया कि ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं। अरे चिंता क्यों नहीं करे, लाग रहे ऑब्जेक्ट दो अलग है ना, सिंपल सा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आपको ये सीखना है कि डायरेक्ट किसको कहें और इनडायरेक्ट किसको। ठीक है,
तो आप ये बताओ कि आपका दूल्हा कौन सा है? गुड शाबाश, बस पकड़ लो उसको, वही बताएगा हमें तो, है ना? वही थे अपने बराबर में दावा है ना, कोई भी चीज है तो दोस्त जो होते हैं वो किसके बाद भागे जाते हैं? गुड, इंपॉर्टेंट। तो वही चक्कर है कि जहां सेंटेंस में कोई भी समस्या आए, जहां सेंटेंस में कोई भी समस्या आए तो समस्या का जो समाधान है, तरीका है, उत्तर है, वो कहां मिलेगा? सब्जेक्ट के पास मिलेगा। इन पकड़ो, उत्तर की जगह अटैक अटैक कोई ना कोई समस्या सॉल्यूशन जरूर दे वो हर समस्या को। तो ये है, ठीक है। अब देखो कि डायरेक्ट किसको कहेंगे, इनडायरेक्ट किसको कहेंगे। तो अपना कोई ने रास्ता बताओ है ना? चलो पहले बहुत ही छोटा उदाहरण बताऊं, बराबर मतलब है यह है स्कूल, क्या है? स्कूल, ठीक है। और ये है घर, है ना? और ये है, और ये है, ठीक है, समझ गए क्या? हाँ, इंटेलिजेंट हद है वो, इस क्लास सारे इंटेलिजेंट नहीं आगे, तो इंग्लिश वाले होते भी इंटेलिजेंट है। तो देखो ध्यान से, ये स्कूल, ये होम, ठीक है, समझे? ये बॉयज और ये गर्ल्स, ठीक है। तो ऐ तो क्या कर रहे हैं बेचारी, ऐ साला है ना, ठीक है। और ये जगह ये अंदर किया ना कि ऐ क्या कर रहा है, एटम शुरू होने की जगह ना, फिर ये नहीं आता, फिर ये नहीं आता, फिर एक चक्कर और काट रही, फिर नहीं आता, है ना? ये थोड़ी हाँ देख रहे तेरा की बताओ ताकि कोई भी कहानी सुनाओ ना, पर एंटरटेन के लिए बोल रहा हूँ, बट कनेक्ट जोड़ तो है, ठीक है ना? कि याद रह जाए। देखो जरा, अब आपा क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ थोड़ी समझ में आ गई आगे ना? तो क्या बताओ कि घर पे डायरेक्ट कौन गया? आपको कैसे पता चला? सीधी सीधी घरा चल गई ना मैं, है ना? अब ये कौन है? ये कौन है? ठीक है। इससे जो सीधा संपर्क में आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इससे जो सीधा संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा कह रहे हो, ठीक है। अब ये लड़के नालायक कैसे कह रहे? सीधे चले गए थे घर पे, सीधे नहीं गए ना, कैसे गए? इंग्लिश में कहे तो इनडायरेक्ट, कैसे गए? इनडायरेक्ट। तो यदि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उससे इसका जो है वो इस प्रकार से हो तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। यदि सब्जेक्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और यदि डायरेक्ट के माध्यम से वो उस तक पहुंचता है तब उसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये तो थ्योरिकल है, इस एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना? क्लियर है? फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट करके अच्छे से इसको पूछ सकते हैं, ठीक है? अरे छोड़ो, नाराज क्यों होते हैं? अरे अभी धार्मिक नाराज क्यों होते? फिर है उसके बाद देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है इसका एक सीधा सा माध्यम है जो आपने सीखा, उसका एक सीधा सा एग्जांपल है कि देखिए दो नाम लीजिए आप आराम से कि सोहन है, सोहन gave 100 rupees to मोहन। तो सोहन ने कितने रुपए दिए? 100। किसको दिए? मोहन। ठीक है, अभी ऐसा समझ में आएगा नहीं, ठीक है? तो भाई ये लड़की है ना 1000 रुपए नहीं दे रही है तो, है ना? मैंने क्या मांगा इसे? 1000 रुपए।
सोहन ने मोहन को कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। और ये मेरे को दे नहीं रही, क्यों नहीं दे रही? है नहीं इसके बाद। तो अब ये बताओ कि सोहन जो है उसके संपर्क में पहले 100 रुपए है या मोहन है? बताओ सवाल। हाँ गुड। इसके पास 100 रुपए थे तभी तो दिए ना, ये जो दे जा मेरे को भी, है ना? क्या तो झूठ बोल रही है इसके दे नहीं रही, झूठ तो नहीं बोल रही ना? हाँ चलो कोई नहीं। तो इसका सीधा सा थ्योरी ये है कि पहले जो संपर्क में क्या था 100 रुपए थे उसके पास, है ना? तो ये जो 100 रुपए है ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस 100 रुपए के माध्यम से इसके संपर्क में कौन आएगा? मोहन आएगा। तो मोहन क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। ये इसकी सीधी सिंपल सी थ्योरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले सीधा जल्दी संपर्क में आता है वो तो डायरेक्ट होता है, जो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से संपर्क में आता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्लियर है? फिर भी समझ में नहीं आया तो 2000 का नोट ये है मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, कि 2000 का लगा बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? हाँ, क्लास में कोई दिक्कत हो आप सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी जितना संभव हो सके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।